नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और मैं लेकर आया हूँ एक और मज़ेदार हिंदी की कहानी जिसका नाम है कलकत्ते में एक रात और इसे लिखा है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने। तो आइए देखते हैं कि किसकी रही कलकत्ते में एक रात और कैसी रही वो रात। बड़े-बड़े शहरों में आधुनिक सभ्यता के नए रंग-ढंग, छल-कपट के साधन भी बन गए हैं। इस कहानी का नायक उसी का शिकार है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। कलकत्ता जाने का मेरा पहला ही मौका था। मैं संध्या समय वहां पहुंचा और हरिसन रोड पर एक होटल में ठहर गया। होटल में जो कमरा मेरे लिए ठीक किया गया, उसमें सब सामान ठिकाने लगा। थोड़ी देर में सुस्ताया, फिर स्नान कर चाय पी, कपड़े बदल एक नज़र शहर को देखने बाहर निकल गया। बरसात के दिन थे। अभी कुछ देर पहले पानी पड़ चुका था। ठंडी हवा के झोंके मन को हरा कर रहे थे। चलने को तैयार होकर मैं कुछ क्षण तक तो होटल के बरामदे में खड़ा होकर बाजार की भीड़ भाड़ चहल पहल देखने लगा। गगनचुंबी अट्टालिकाएं, प्रशस्त सड़कें, उन पर पागलों की भांति धुन बांधकर आते जाते मनुष्यों की भीड़, मोटर, ट्राम गाड़ी, यह सब देखकर मेरा दिल घबराने लगा। मैं खड़ा होकर सोचने लगा, आखिर यहाँ मन में कैसे शांति उत्पन्न हो सकती है। अंधेरा हो गया था, परंतु बाजार बिजली से जगमगा रहा था। कहना चाहिए, बाजार की शोभा दिन की अपेक्षा रात ही को अधिक प्रतीत होती है। जो दुकानें अभी दिन में प्रकाश में सुस्त और अंधकारपूर्ण थी, इस समय वो जगमगा रही थी। ग्राहकों की भीड़ भाड़ के क्या कहने थे, किसी को पलक मारने की फुर्सत भी न थी। कुछ देर बाजार की ये बहार देखकर मैं नीचे उतरा। होटल के नीचे ही एक पान वाले की शानदार दुकान थी। दुकान छोटी थी, पर बिजली के तीन प्रकाश से जगमगा रही थी। सोडे की बोतलें, सिगरेट, पान सजे धरे थे। सोने की वर्क लगी गिलौरियां चांदी की तश्तरी में रखी थी। मैं दुकान पर जा खड़ा हुआ। एक चवन्नी थाल में फेंक कर दो बीड़ा पान लगाने को कहा। दुकानदार पान बनाने लगा और मैं सामने लगे कदे आदम आईने में अपनी धज देखने लगा। पान और रेजगारी उसने मेरे हाथ में दी है। मैंने पान खाए और एक दृष्टि हथेली पर धरे हुए पैसों पर डालकर उन्हें जेब में डालने का उपक्रम करता हुआ जो ही मैं दुकान से घूमा कि एक गौरवर्ण, सुंदर, कोमल हाथ मेरे आगे बढ़कर फैल गया। मैं चलते चलते ठिठक कर रह गया। मैंने पहले उस हाथ को, फिर उस सुंदर नवोड़ा को ऊपर से नीचे तक देखा। वह सिर से पैर तक एक सफेद चादर लपेटे हुए थी। चादर कुछ मैली जरूर थी, परंतु भिखारियों जैसी नहीं। उसने अपना मुख भी चादर में छिपा रखा था। सिर्फ दो बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी। आंखें खूब चमकीली और काली थी। उसके ऊपर खूब पतली कोमल भौहें और उनके ऊपर चांदी के समान उज्जवल साफ चिकना ललाट। चिकने और घूंघर वाले बालों की एक आध लट उस पर खेल रही थी। यद्यपि इस प्रकार के भद्दे ढंग से अपने शरीर को उस साधारण चादर में लपेट रखा था, परंतु उसमें से उसकी सुडौल हे दृष्टि और उत्फुल्ल यौवन फूटा पड़ता था। उसके मुख के शेष भाग को देखने का उपाय न था, परंतु उस पर दृष्टि डालते ही उसे पाने की प्यास आंखों में पैदा हो जाती थी। मैंने क्षण भर ही मैं उसे देख लिया। उसने मुझसे कहा कुछ नहीं। वह एक हाथ से अपनी चादर को शरीर से ठीक ठीक लपेटे, दूसरा हाथ मेरे आगे पसार कर खड़ी रही। उसकी दृष्टि में भीख की याचना थी और एक गहरी करुणा भी। वो मानो कोई भेद छिपाए फिर रही थी। मैं एकाएक पागल सा हो गया, कुछ कह न सका। मैंने हाथ के कुल पैसे उसे दे दिए। पैसे पाकर उसने उन्हें बिना ही देखे मुट्ठी में भर लिया। फिर उसने एक विचित्र दृष्टि से मेरी ओर देखा। वो धीरे धीरे वहां से खिसक कर सड़क के दूसरे छोर पर एक खंबे के सहारे खड़ी हो मेरी ओर देखने लगी। मुझे मालूम हुआ वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। मेरे मन में कुछ विचित्र गुदगुदी सी पैदा होने लगी। बड़े नगर के विचित्र जीवन का मुझे कुछ ज्ञान न था। मैं देहात के शांत वातावरण में रहने वाला आदमी, परंतु वह स्त्री वहां खड़ी मेरी ओर देख रही थी। जहां वह खड़ी थी वहां काफी अंधेरा था। कुछ देर कुछ देर खड़ा मैं उसे देखता रहा।
मुझे उससे निकट जाना चाहिए या नहीं, मैं यही सोचने लगा। अंत में मैंने साहस किया और मैं उसके पास पहुंच गया। मुझे निकट आया देख उसने अपने मुख से चादर का प्रावरण हटा दिया और बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ अभिप्रायपूर्ण दृष्टि से देखने लगी। जैसे अजगर अपनी प्रथम दृष्टि से अपने शिकार को स्तंभित कर देता है, उसी प्रकार मैं स्तंभित सा हो गया। उस अंधकार में भी उसके मुख चंद्र की आभा फूट कर निकल पड़ती थी। उसने मृदु कोमल स्वर में कहा, आप डरते तो नहीं? प्रश्न सुनकर मैं अचकचा गया। मैंने कहा, नहीं। कहो, क्या बात है? मेरे साथ आइए, मैं इसी ट्राम पर सवार होती हूँ। आप भी इसी पर चढ़ जाइए। मुझसे दूर बैठिए, मैं जहां उतरूं आप भी उतर जाइएगा। वो बिना मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए ही सामने जाती हुई ट्राम पर चढ़ गई और मैं विकारग्रस्त रोगी की भांति बिना कुछ सोचे विचारे कूद कर ट्राम पर चढ़ गया। बाजारों, चौराहों और पार्कों को पार करती हुई ट्राम चली जा रही थी। वह रहस्यमय स्त्री एक खिड़की के बाहर मुंह निकाले बैठी थी। उसके अंग का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता था। मेरा दिल घबराने लगा। कई बार मैंने ट्राम से उतरने की इच्छा की, पर जैसे शरीर कीलों से जड़ दिया गया हो, मैं उठ ही नहीं सकता था। अब उजाड़ सा मोहल्ला आ रहा था। शायद कोई मैदान था। बाजार पीछे छूट गए थे। दूर दूर बिजली की बत्तियां टिमटिमा रही थी। ट्राम कड़कती जा रही थी। रात अंधेरी थी और बिजली के खंभों के चारों ओर अंधकार कुछ अद्भुत सा लग रहा था। सड़कें सुनसान थी। बहुत कम आदमी सड़कों पर आते जाते दिखाई पड़ते थे। अब मैं ऊब उठा। मेरे मन में कुछ संदेह उठ रहे थे। बड़े शहरों में बहुत सी ठगी होती है, यह सुना था। इससे मन बहुत चंचल हो रहा था। जो ही ट्राम ठहरी, मैं उस पर से कूद पड़ा। साथ ही स्त्री भी उतर पड़ी। मैं एक और चलने को उद्यत हुआ कि उसने बारीक और कोमल स्वर में कहा, उधर नहीं, इधर आइए। मैंने रुककर देखा। उसके पास आकर वही जादू भरी आंखों मेरी तरफ डालकर कहा, तुमने कहा था मैं डरता नहीं। मैं डरता तो नहीं। तो आगा पीछा क्या सोच रहे हो? भागने की जुगत में हो? मैं जानना चाहता हूँ, तुम क्या चाहती हो? क्या यहाँ खड़े खड़े आप मेरा मतलब जानना चाहते हैं? अनजाने में कहीं जाना नहीं चाहता। तब यहाँ तक क्यों आए? तुम कौन हो? एक दुखिया स्त्री। कहाँ रहती हो? निकट ही। वह क्या मकान दिखाई दे रहा है? उसके सामने एक साधारण घर की ओर संकेत किया। वहां और कौन है? मेरा पति है। वह कोई काम क्यों नहीं करता? तुम्हें भीख मांगकर उसे खिलाना पड़ता है? आप तो सब बातें यहीं खत्म कर देना चाहते हैं। मैं घर नहीं जाना चाहता। तुम्हें यदि कुछ सहायता चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। आप चले जाइए। मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए, उसने हंसकर कहा और फिर ऐंठ कर चल दी। वह अद्भुत अज्ञात सुंदरी बाला मुझ अपरिचित से सुनसान रात्रि में ऐसी नोक-झोंक से बातें करके चल दी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह किसी रस्सी से बांधकर मुझे खींचे जा रही थी। मैंने कहा, ठहरो, नाराज क्यों होती हो? वह खड़ी हो गई। मैंने पास जाकर कहा, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ क्यों नहीं कहती हो? उसने क्षण भर उन चमकीली आंखों से मेरी तरफ देखा, मुख से चादर का आवरण हटाया। उस अंधकार में भी मैं उस मोहक लावण्य को देखकर विचलित हो गया। उसने कहा, एक औरत से डरते हो? डरता नहीं हूं। तब चले आओ। वो बिना मेरा मत जाने ही चल दी। मैं मंत्रमुग्ध सा उसके पीछे चल पड़ा। सड़क से गलियों और गलियों से एक बहुत ही सकरी गली में वो घुसती चली गई। अंत में एक मकान के द्वार पर जाकर उसने कुछ संकेत किया। एक बूढ़े आदमी ने आकर द्वार खोला। वह मेरी तरफ भीतर आने का संकेत कर आगे बढ़ गई। मैं भी धड़कते हृदय से भीतर घुसकर उसके पीछे चल दिया। मेरे भीतर आने पर बूढ़ा द्वार बंद कर हमारे पीछे पीछे आने लगा। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने बूढ़े से कहा, बाबू को तुम ऊपर ले जाकर बैठाओ, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर वो तेजी से आगे बढ़ गई। मैं वहीं खड़ा उस बूढ़े का मुंह देखने लगा। उस स्थान पर बहुत अंधकार न था,
फिर भी बूढ़े का चेहरा साफ साफ नहीं दिखलाई पड़ता था। उसने अदब से झुककर कहा, चलिए। वो आगे आगे चल दिया। मैं उसके पीछे चढ़ता ही गया। चौथी मंजिल पर एक खुली छत थी। उस पर एक अच्छा खासा कमरा था। कमरा बंद था। बूढ़े ने अपने जेब से चाय निकाल कर उसे खोला। स्विच दबाकर ज्वलंत रोशनी करके मुझे भीतर अंदर आने का इशारा किया। भीतर कदम रखते ही मैं दंग रह गया। वो कमरा मेरे ऐसे अमीरी ठाट से सजा हुआ था कि क्या कहूँ। दीवारों पर खूब बढ़िया तस्वीरें लगी थी। एक और पीतल के काम का कीमती छपरखट छपरखट पड़ा था। फर्श पर आधे में ईरानी कालीन बिछा था और शेष भाग में बालिश्त भर मोटा गद्दा, जिस पर स्वच्छंद चांदनी बिछी हुई थी। 10-12 मोटे छोटे बड़े तकिए उसमें सजे थे। फर्नीचर बहुत नफासत से सजाया गया था। कई वाद्य यंत्र और ग्रामाफोन कैबिनेट भी वहां रखे थे। यह सब कुछ देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई। एक भिक्षुक स्त्री का यह ठाट, उसका मुझे यहाँ फंसाकर लाने में क्या अभिप्राय हो सकता है? वो भिक्षुक की तो है नहीं, वो भिक्षुकी तो है नहीं, निसंदेह कोई मायाविनी है। उसके सौंदर्य को तो मैं प्रथम ही भांप चुका हूँ। अब उसके धन वैभव का भी यह रंग ढंग दिखलाई पड़ता है। मैं महामूर्ख की भांति हक्का बक्का होकर कमरे की प्रत्येक चीज को देख रहा था। बीच बीच में घबरा भी उठता था कि कहीं कोई आफत न सिर पर आज टूट पड़े। वही बूढ़ा एक ट्रे में बहुत सा नाश्ता का सामान लेकर आया। उसमें अंग्रेजी बंगाली मिठाइयाँ, नमकीन, चाय, फल, मेवा और न जाने क्या क्या चीजें थी। सब कुछ बहुत बढ़िया था। राजाओं को भी ऐसा नाश्ता शायद ही नसीब होता हो। बूढ़े ने नाश्ता सामने रखकर कहा, मालकिन अभी तशरीफ ला रही हैं, तब तक आप थोड़ा जलपान जलपान लीजिए। मेरा मन क्या जलपान खाने में था। मैंने अचकचा कर कहा, तुम्हारी मालकिन कौन है? कहाँ है? जो मुझे लाई थी, क्या वही है? बूढ़े ने विनीत स्वर में कहा, सरकार, यह सब ये सब कुछ आप उन्हीं से पूछ लीजिए। वह चला गया। मैं उठकर टहलने लगा। जलपान मैंने नहीं किया। अगर इसमें जहर मिला हो तब, कोई धोखे की बात हो तो, मैं उस आफत से भागने की जुगत लड़ाने लगा। परंतु रह रहकर मेरे पैर जकड़े जाते थे। मैं अभी सोच ही रहा था कि एक परम सुंदरी युवती ने कमरे में कदम रखा। वह बहुमूल्य साड़ी पहने थी, जिसमें जिस्म पर सोफियाने और नाजुक रत्न जनित गहने थे। वह मुस्कुराती हुई आई और मेरे पास मसनद पर बैठ गई। उसके रूप की दुपहरी मुझसे सही न गई। मेरी आंखें चौंधियाने लगी। वह रूप और यौवन, ऐश्वर्य और मादकता, मेरे होश उड़ गए। उसने वीणा विनंदित स्वर में कहा, आपको बहुत देर इंतजार करना पड़ा। आप शायद नाराज हो गए, क्यों? और वो हंस दी। मैं हंस न सका। मेरे मन में उसे देख वासना तो उद्दीप्त हो गई थी, पर मैं बुरी तरह घबरा रहा था। इस मायाजाल के भीतर क्या है, मैं जानने को छटपटा रहा था। वह मेरे और निकट खिसक गई। उसने उसी भांति हंसकर कहा, आप नाश्ता भी नहीं करते, अब बोलते भी नहीं, इसका क्या मतलब? उसने एक तीखे कटाक्ष का वार किया। मैंने देखा और समझा, वही है। परंतु इसका क्या कारण हो सकता है कि यह अद्भुत स्त्री इस प्रकार भिखारिणी बनकर लोगों को फंसा कर ले आती है? मैंने उससे पूछा, तब वहां आप ही थी? कहाँ? बाजार में? और मेरे साथ भी? वाह! वहां मैं होने लगी। वही, उसकी प्रगल्भता बढ़ा रही थी और वह अधिकाधिक मेरे निकट आ रही थी। उसने निकट पाकर स्निग्ध स्वर में कहा, आप शायद मेरी दासी की बात कर रहे हैं। यदि वह आपकी दासी है, तो क्या आप कृपा कर मुझ पर इस भेद को खोलेंगे कि किस कारण आप इस प्रकार जाल में फांस फांस कर लोगों को घर में बुलाती हैं? मेरी बात सुनकर वह एकदम उदास हो गई। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, आपको यदि कुछ ज्यादा कष्ट हुआ हो तो आप जा सकते हैं। मैंने तो आपको एक धर्मात्मा आदमी समझकर इस आशा से कष्ट दिया था
कि एक दुखिया अबला का कष्ट आप दूर कर सकेंगे, परंतु मर्द जैसे सब हैं वैसे ही आप भी हैं। वह सिसकियां लेने लगी। मैं बहुत लज्जित हुआ। वास्तव में मैंने बहुत रूखी बात कह दी थी। मैंने कहा, आपको इतना क्या दुख है? मुझसे कहिए, तो मैं अपनी शक्ति भर से उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। इस पर मुझे विश्वास कैसे हो? आपने उसने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को मेरी ओर उठाकर कहा। उस दृष्टि से मैं विचलित सा हो गया। मैंने कहा, यद्यपि मेरी आदत नहीं, फिर भी मैं कसम खाने को तैयार हूं। उसने होठों पर मधुर मुस्कुराहट फैलाकर कहा। उसने कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है। इतने में ही वही बूढ़ा एक ट्रे में शराब की बोतल, गिलास और कुछ नमकीन ले आया। शराब से यद्यपि मुझे परहेज न था, परंतु उस समय मैंने शराब पीने से साफ इनकार कर दिया। इस पर उसने तपाक से कहा, बस, तो इसी पर आप कसम खा रहे थे? आपने अगर पहले कभी नहीं पी है तो वह जिद नहीं करती, परंतु यदि पीते हैं तो शौक कीजिए। गरीबों गरीबों की आखिर कुछ तो चीज को मंजूर फरमाइए। उसने इस अंदाज में यह बात कही और बोतल से शराब उड़ेल कर मेरे मुंह में लगा दी कि मैं कुछ भी ना कर सका। गले में शराब से सिंचन पाकर मेरे मन में उत्तेजना का अनुभव हुआ। मैं अपनी परिस्थिति को भूल गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को होटल के कमरे में पलंग पर पाया। धीरे धीरे मैंने आंख खोली। प्रातःकाल की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। मेरा सिर चकरा रहा था और शरीर में बड़ा दर्द था। कई मिनट तक मैं बिना हिले डुले पड़ा रहा, मेरे शरीर का सब निकल गया हो। धीरे धीरे मुझे रात की सब घटना का स्मरण हो गया। मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। पहले मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं होटल में हूँ। पीछे मैंने अपने कमरे को पहचाना। सब बातें स्वप्न के समान आंखों में घूम रही थी। सिर अब भी दर्द से फटा पड़ता था। मैं उठकर बैठ गया और दोनों हाथ सिर को दबाकर बैठा रहा। मैं यहाँ कैसे आ गया? रात को मैं वहां नहीं था क्या? नहीं नहीं, सचमुच मैं ही था। मैंने देखा, मेरे शरीर पर वही कपड़े थे जो मैंने शाम को घूमने जाने के समय पहने थे। एकाएक मैंने देखा, मेरे हाथ की हीरे की अंगूठी गायब थी। घड़ी की चेन भी नदारद थे। जेब का मनी बैग भी नहीं है। यह देखकर तो मैं बिल्कुल बौखला गया। मैंने घंटी बजाकर नौकर को बुलाया। नौकर ने आकर बताया कि आप बहुत रात गए आए थे। आपने ज्यादा शराब पी ली थी, इससे बदहवास हो गए थे। आपके जिन मित्र के यहाँ आपकी दावत थी, उसके दो नौकर आपको यहाँ गाड़ी पर पहुंचा गए थे। मैं जल्दी जल्दी कोट बदल बदन पर डाला और धड़धड़ाता हुआ पुलिस ऑफिस में पहुंचा। सब घटना की मैंने रिपोर्ट लिखाई। मेरा वर्णन सुनकर इंस्पेक्टर मुस्कुराने लगे। वे तुरंत ही दो कांस्टेबल को लेकर मेरे साथ चल दिए। मैं अनायास ही ठिकाने पर जा पहुंचा। जिस घर में जाकर मैं बेवकूफ बना था, इस समय उसके दरवाजे में ताला पड़ा हुआ था और उस पर टू लेट का साइन बोर्ड लगा था। पूछने पर पड़ोस के एक संभ्रांत बंगाली महाशय ने आकर कहा कि यह मकान उन्हीं का है और किराए के लिए खाली है तथा कई महीनों से इसमें कोई नहीं रहता। जब मैंने उनसे रात की घटना का जिक्र किया तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा, बाबू का दिमाग फिर गया है। आप किसी दूसरे मकान में आए होंगे। वे ना हाथ में नारियल का पानी पीते हुए भीतर चले गए। हम लोग कोई सुराग न पाकर चले आए। अब लगभग 2,500 के नोट और जवाहरात के अलावा मेरे बहुत कीमती कागजात भी गायब हो चुके थे। वे सब उस दिन मुझे अदालत में पेश करने थे। मैं उसी काम से कलकत्ता गया था। मुझे कोर्ट में यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसमें से कुछ जरूरी कागजात प्रतिपक्षी वकील की फाइल में हैं और उनमें से मेरे विरुद्ध सबूत जुटाया जा रहा है। कहना न होगा, वह 40,000 का मुकदमा मैं उन कागजों को गवाकर उसी तारीख को हार बैठा और उसी दिन मैंने कलकत्ता त्याग दिया। घर आकर बहुत कोशिश की उस भेद खोलने की, पर शौक कुछ पता न था।
इस प्रकार कलकत्ते की वह रात मेरे जीवन की एक काल रात बन गई। तो इस समय पर इस स्थिति में तो दोस्तों इस मोड़ पर आकर हमारी कहानी ख़त्म होती है जब हमारी कहानी का जो नायक है वो पूरी तरीके से लुट चुका है, धोखाधड़ी का शिकार हो चुका है। तो ये थी कहानी कलकत्ते में एक रात आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के द्वारा लिखी हुई और मैं हूँ नितिन। मैं लेकर आता हूँ आपके लिए हमेशा नई-नई कहानियाँ। आपको इस कहानी में से क्या अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और आपसे अनुरोध है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छी-अच्छी कहानियाँ आपके लिए ला सकूँ। अगर आप और कोई कहानी मुझसे सुनना चाहते हैं तो उसे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों मिलते हैं एक बार फिर से अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे-राधे, बाय-बाय।